हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला पर। रात के 10 बज रहे हैं और मैं आपके लिए मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेशन लाता हूं। स्पेशली देखा जाए तो फेज 2 के नजरिए से ये सेशन है। आपका फिनेंस एंड मैनेजमेंट ये सेक्शन है फेज 2 का। आपके एग्जाम इसी मंथ में शेड्यूल है फेज 1 आरबीआई ग्रेड बी के, और फेज 2 के एग्जाम आपके दिसंबर में शेड्यूल है। जैसे ही फेज 1 का एग्जाम कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपके लिए फेज 2 से संबंधित क्लासेस यूट्यूब पे लाना शुरू कर देंगे। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप डेफिनेशन क्या है हमारे देश में। किसी भी कंपनी, किसी भी नए आइडिया को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है एज ए कंपनी के तौर पर, उसे रजिस्टर्ड करके, चाहे वो कंपनी प्राइवेट कंपनी के तौर पर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म के तौर पर हो, या फिर एलएलपी के तौर पर, इन कंपनीज से जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम की शुरुआत की गई उसके तहत जो भी बेनिफिट्स आते हैं उनको ये रिसीव कर सकती है। आज की क्लास इसी पर बेस्ड है। आप सभी साथियों का स्वागत है। सेशन को लाइक करिए, साथियों को सेशन शेयर करिए। तो क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट। और सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पर। स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, कोई भी आइडिया, एक इनोवेटिव आइडिया जो कि अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो वो देश में रोजगार के साधन डेवलप कर सकता है, और आने वाले समय में उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल रही है। वो इनोवेशन के क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इन फील्ड से संबंधित हो सकता है। हमारे देश में स्टार्टअप की बाढ़ सी आई हुई, आप सभी इसको देख रहे होंगे। हम बात करते हैं फिनटेक सेक्टर की, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर। एग्जांपल के तौर पर आपने पेटीएम के बारे में सुना ही हुआ है, फोन पे आप यूज करते हैं, गूगल पे आप यूज करते हैं, रेजर पे आप यूज करते हैं। ये सारी कंपनियां एक फिनटेक के तौर पर, स्टार्टअप कैटेगरी में फिनटेक के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं। ऐसे ही हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, और इस समय आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, फिजिक्स वाला, ये भी एक स्टार्टअप के तौर पर ही अपने आप को स्थापित कर चुका है, और आने वाले समय में अपना आईपीओ भी मार्केट में लाने वाला है। यानी कि हम स्टार्टअप की कैटेगरी में ही काफी आगे आ चुके हैं, और आईपीओ लाने के बाद ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी हो जाएगी, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। स्टार्टअप की डेफिनेशन जो है वो आपके सामने यहां पर दी गई है। अ बिजनेस दैट इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। एक ऐसा बिजनेस जो भी हाल में शुरू किया गया है एक इनोवेटिव आइडिया के साथ। स्टार्टअप्स आर क्रिएटेड बाय वन और मोर बिजनेस ओनर्स हु डिजायर टू प्रोवाइड अ गुड और सर्विस दे फील देयर इज अ मार्केट फॉर। आमतौर पर आप देखते हैं जब भी स्टार्टअप की शुरुआत होती है तो मार्केट में ही एक सेक्शन या एक सेगमेंट को ध्यान में रखकर उसे शुरू किया जाता है, और इस आइडिया के साथ शुरू किया जाता है कि मार्केट में उसके लिए स्कोप है। अब देखिए, अगर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो 2015-16 से पहले आपको YouTube पर इस प्रकार के एजुकेशन से जुड़ी हुई क्लासेस देखने को नहीं मिलती थी। 2015-16 में भी शुरुआत हुई थी एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन इसने रफ्तार पकड़ी कब जाकर 2020 में, कोविड के बाद। तो यानी कि इसने एग्जिस्टिंग मार्केट में अपनी जगह बनाई है। इसके मतलब इसका इस पर्टिकुलर फील्ड या सेक्टर या इस प्रकार की स्टार्टअप जो कंपनी है, इनका मार्केट में स्पेस था, अवेलेबल स्पेस, और इसको बहुत सारे बोल सकते हैं कि जो नए युवा हैं उनके द्वारा सर्च किया गया है, और इस फील्ड में एक तरह से इंप्लीमेंट किया गया है, और इसे फिर ग्रो किया गया है। मार्केट में इसके लिए ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलता है, और फिर इस प्रकार की कंपनीज को वेंचर कैपिटल्स यानी कि वीसीज, प्राइवेट इक्विटी और बहुत सारे दूसरे ग्रांट्स और सपोर्ट भी मिलते रहते हैं। ये जो बिजनेसेस होते हैं, अगर देखा जाए तो इनका स्टार्टअप एक्सपेंसेस बहुत बड़ा होता है। दे हैव लार्ज स्टार्टअप एक्सपेंसेस एंड लिटिल इनकम। शुरुआत में देखा जाए तो खर्चा बहुत बड़ा होता है और इनकम कम जनरेट होती है। धीरे धीरे मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश किया जाता है और फिर यहां से प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है, विच इज वाई दे सीक फंडिंग। और इसी कारण से इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग वेंचर कैपिटल्स, कैपिटलिस्ट, वीसी इन्हें बोलते हैं, वीसी फर्म्स बोलते हैं। वीसी फर्म की जब भी हम बात करेंगे तो आमतौर पर जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं। अर्ली स्टेजेस जो कंपनीज होती हैं उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं,
एट द बिगिनिंग स्टार्टअप फेस हाई अनसर्टेनिटी, और ये देखा जाता है, आप देखिए जितने भी स्टार्टअप्स के आप नाम सुनते हैं ना वो एस्टेब्लिश्ड है, और मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए जो आए और चले गए, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो इससे बोला गया दे फेस हाई अनसर्टेनिटी एंड हैव हाई रेट ऑफ फेलियर्स, बट अ माइनॉरिटी ऑफ देम डू गो ऑन टू बी सक्सेसफुल एंड इन्फ्लुएंशियल, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम स्टार्टअप इंडिया हब, एक पोर्टल की, जो कि सरकार के द्वारा शुरू किया गया और सरकार के एक डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया। और डिपार्टमेंट कौन सा है? वो डिपार्टमेंट है DPIIT। आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में और स्टार्टअप इंडिया हब के बारे में कुछ बातें जानेंगे। अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। एज अ आप एस्पिरेंट हैं, किसी भी बैंक एग्जाम में बैठेंगे या किसी भी दूसरे एग्जाम में बैठेंगे, ये संस्था जो है ये इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जो इंटरनल ट्रेड है या ट्रेड से संबंधित या FDI से जुड़े हुए जो आंकड़े होते हैं वो ये संस्था रखती है, ये संस्था पेश करती है। स्टार्टअप इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इफेक्टिवली हैंडल द इंसेंटिव डिसबर्समेंट प्रोसेस फॉर न्यू बिजनेसेस। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई कि जो भी नए बिजनेसेस हैं उसमें जो इंसेंटिव प्रोग्राम्स होता है और जो इंसेंटिव डिसबर्समेंट होता है उसको हैंडल करने के नजरिए से। The idea is to entice investment as well as to create ecosystem that helps business develop। देखिए हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के नजरिए से इस पहल की शुरुआत की गई। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है स्टार्टअप इंडिया हब की। स्टार्टअप इंडिया हब एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है that offers a variety of services under स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत स्टार्टअप इंडिया हब एक पोर्टल है और ये नंबर ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है इस प्रकार की संस्थाओं को जो कि स्टार्टअप के तौर पर हमारे देश में रजिस्टर्ड हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अप्रैल 2016 में शुरू हुई। ठीक है, ये लॉन्च हुआ कब? अप्रैल 2016 में। स्टार्टअप इंडिया हब एंड DPIIT स्टेक होल्डर्स वर गिवन ए टोटली ऑनलाइन फोरम। कहने का मतलब है जो भी, जैसे मैं एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, अब मैं उसे स्टार्टअप के तौर पर रजिस्टर करना चाहता हूं तो उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, टोटली ऑनलाइन फोरम है विद द स्टार्ट ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर स्टार्टअप इंडिया। ऑल एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन स्टार्टअप से संबंधित आएंगी उनको इकट्ठा किया जाता है यहाँ पर, एक तरह से उनको रिव्यू किया जाएगा, उनको ग्रांट किया जाएगा क्या? सर्टिफिकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ कंप्लीशन एंड क्वालिफाइड एप्लीकेशंस विद 48 to 72 वर्किंग आवर्स। कहने का मतलब है जितनी भी एप्लीकेशंस यहाँ पर आती हैं इस हब पर, इस पोर्टल पर, उन एप्लीकेशंस को 48 से 72 घंटे के अंदर रिव्यू किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट। तो ऐसी संस्थाओं को 48 से 72 वर्किंग आवर्स के भीतर इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ऐसे एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है, कलेक्ट करना, रिव्यू करना, फिर उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये संस्थाएं जो कि स्टार्टअप के तौर पर रजिस्टर्ड हो गई हैं, सरकार के द्वारा जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी सेवाएं दी जाती हैं, वो इनको एंटरटेन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। द DPIIT रिकॉग्निशन प्रोसीजर एनहांस्ड द इकोसिस्टम एज अ होल एंड परमिटेड एंटरप्रेन्योर्स टू पार्टिसिपेट इन न्यूमरस सपोर्ट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ये स्टार्टअप्स उनको अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट रोल्स इन स्टार्टअप प्रोग्राम, भारत सरकार का क्या रोल है स्टार्टअप प्रोग्राम के अंतर्गत, इसकी बात की जा रही है। द इंडियन गवर्नमेंट वांटेड टू टैप इनटू एंड डेवलप सिटीजंस एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल। देखिए सरकार क्या उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य यह है कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस पोर्टल की मदद से देश के युवाओं में जो पोटेंशियल है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसको बढ़ावा दिया जा सके, देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके और देश में रोजगार के साधन डेवलप किया जा सके। इसलिए हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री लगातार स्टार्टअप पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करते रहते हैं, उद्यमिता को बढ़ाए जाने का सपोर्ट करते रहते हैं। In order to achieve this goal, the government introduced Startup India initiative in January 2016। तो जनवरी 2016 में इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया। स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल अप्रैल 2016 में लॉन्च कर दिया गया। द प्रोग्राम गोल्स इज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द नेशन। तो हमारे देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के नजरिए से, इनोवेशन को बढ़ावा देने के नजरिए से, इस प्रकार के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के नजरिए से, है ना, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। which will promote long-term economic growth and provide countless job possibilities। तो एक तरह से देश में
देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के नजरिए से और रोजगार के साधन डेवलप करने के नजरिए से ये जरूरी भी है। अब देखिए, जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में जो भी स्टार्टअप्स हैं उन्हें स्टार्टअप का दर्जा कब मिलता है। तो उनसे संबंधित कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर वो कंपनियां गाइडलाइंस फुलफिल करती हैं तो वो स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज होती हैं और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लाभ उठा सकती हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं जिसके बारे में आपको सेशन में जानकारी मिलेगी। अब बात कर रहे हैं हम लोग इनिशियल डेफिनेशन। जब स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को लाया गया तो उसके तहत जो इनिशियल डेफिनेशन रखी गई कि कोई भी कंपनी स्टार्टअप के तौर पर कब सर्टिफाइड होगी। तो पहले इनिशियल डेफिनेशन क्या थी और फिर एक्सटेंडेड डेफिनेशन क्या थी, दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी एंटिटी, एनी एंटिटी shall be considered as a startup when they fulfill the following conditions. The first one is the up to 5 years from the date of its incorporation. अब याद रखिएगा, ये इनिशियल कंडीशन है, शुरुआती कंडीशन है। जैसे आज मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, आज मेरी कंपनी को मैंने रजिस्टर्ड किया, फिर उसको मैंने स्टार्टअप के तौर पर सर्टिफाइड किया, तो मेरे इनकॉर्पोरेशन, मेरी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 5 वर्ष से ज्यादा समय ना हुआ। ये पहली कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन। अब इसे एक्सटेंड करके 10 वर्ष कर दिया गया है। दोनों बातों को मैं साथ में लेके चलूंगा, अगर एग्जाम में दोनों बातें पूछ लेगी तो आपको पता होना जरूरी है। पहले क्या था, 5 वर्ष तक रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन के अप टू 5 ईयर्स तक कंपनी को स्टार्टअप का दर्जा दिया जाता था। अब उसे एक्सटेंड करके 10 वर्ष कर दिया गया। दूसरी बात, इफ इट्स टर्नओवर फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हैव नॉट एक्सीडेड ₹25 करोड़। समझिएगा इस बात को। इनिशियल कंडीशन के अनुसार इस कंपनी जिसको 5 वर्ष पूरे नहीं हुए अपने रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन के, इसका पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा ना हुआ हो, 25 करोड़ से ज्यादा ना हुआ हो। अब इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, इसे बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया, 100 करोड़ कर दिया गया। तो इसे बढ़ाकर अब 100 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ जो 5 वर्ष था इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 वर्ष कर दिया गया। तो इनिशियल और एक्सटेंडेड दोनों की बात कर रहे हैं। तीसरी बात यहां पर की जा रही है कि जो भी संस्था है वो काम कर रही है किस क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, डेप्लॉयमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेस और सर्विस ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजीज, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र पर। लेकिन ध्यान रखना है कि ये संस्था किसी भी पुरानी संस्था से स्प्लिट अप होकर ना बनी हो, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू ना बनी हो या रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के थ्रू ना बनी हो। ये कंपनी एकदम नई कंपनी हो। ऐसा ना कि किसी पुरानी कंपनी की सब्सिडरी के हो या फिर उससे अलग होकर बनी हो। इस प्रकार की संस्थाओं को स्टार्टअप के दर्जा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, नॉट एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ स्टार्टअप। इनको स्टार्टअप का दर्जा नहीं दिया जाता। ये तो बात होगी पुरानी डेफिनेशन। अब बात करते हैं एक्सपेंडेड डेफिनेशन, जो है जो नई डेफिनेशन है। तो मैंने आपको बता दिया है, सारी बातें वही यहां पर लिखी गई हैं। अब देखिए, पहली चीज तो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई कैसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर, जिसकी डेफिनेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत है, या फिर रजिस्टर्ड हुई हो पार्टनरशिप फर्म के तौर पर, जिसकी डेफिनेशन कहां दी गई है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 59 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP के तौर पर रजिस्टर्ड हुई हो, जिसकी जानकारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन, इस तरह की संस्थाओं को स्टार्टअप सर्टिफिकेशन मिलता है, स्टार्टअप के तौर पर वो रजिस्टर्ड हो सकती है। अप टू 10 ईयर्स तक, उनके इनकॉर्पोरेशन के अप टू 10 ईयर्स तक वो स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज की जाती है। ठीक है, दूसरी बात, इन 10 वर्षों में किसी भी फाइनेंशियल ईयर पे उनका टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस ना करे। तो देखिए, इट्स टर्नओवर फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन हैज नॉट एक्सीडेड 100 करोड़। और चौथी बात वही वाली बात है कि नई कंपनीज हों, ना कि किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से स्प्लिट अप होकर या रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के थ्रू तैयार हुई हो। तो ये कंडीशन स्टार्टअप की एक्सपेंडेड डेफिनेशन है और ये आपको याद रहनी जरूरी है। अब आपके सामने यहां पर एक बैच की चर्चा करने जा रहे हैं हम। आप RBI ग्रेड बी पर फोकस कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी 2026 में जो नोटिफिकेशन आएगी उसके एग्जाम की प्रिपरेशन आपको एडवांस में करनी पड़ेगी।
और उससे संबंधित आपके लिए समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है। अभी हाल में मुश्किल से 2-3 दिन हुए शुरू हुए। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। मात्र 1999 में ये ऑफर के तहत आपके लिए अवेलेबल है, अदरवाइज प्राइस जो है इसका वो ज्यादा है। तो नॉर्मल प्राइस मात्र 1999 गांधी जयंती सेल के तहत है। प्रो प्राइस आपका 3499 है। एट द एंड ऑफ द सेशन में इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी भी दूंगा। अब स्टार्टअप की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है, एक्सपेंडेड डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे हम स्टार्टअप के तहत किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है, सर्टिफिकेशन उसे मिला है, तो क्या बेनिफिट रिसीव होते हैं उसे। तो बेनिफिट्स टू स्टार्टअप अंडर द स्टार्टअप प्लान। सबसे पहली बात तो स्टार्टअप्स को नंबर ऑफ बेनिफिट्स रिसीव होते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन में हेल्प की जाती है, टैक्स इंसेंटिव्स में उनको मदद मिलती है, गवर्नमेंट फंडिंग सपोर्ट मिलता है, कैपिटल गेन टैक्सेस एग्जेम्पशंस मिलते हैं, प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलता है, ग्रांट्स मिलते हैं और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में भी इनको मदद मिलती है। द एबिलिटी टू सेल्फ सर्टिफाइड इन रिलेशन टू 9 अब देखिए किसी भी कंपनी को जब रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो उसको बहुत सारे नियमों के तहत अपने आप को पहले पंजीकृत करना पड़ता है, सर्टिफाई करना पड़ता है। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये अपने आप को रजिस्टर करते हुए सेल्फ सर्टिफिकेशन इनको मिल जाता है। इससे 9 लेबर रेगुलेशंस, 3 एनवायरमेंटल लॉज के तहत और एज अ 3 to 5 ईयर एक्सक्लूजन फ्रॉम एनी बिजनेस इंस्पेक्शन, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस इंस्पेक्शन नहीं होगा 3 से 5 वर्ष। तो ये सारी जो बातें हैं ये बेनिफिट ही हैं। एक दूसरी कंपनी को, एक एमएसएमई कंपनी को ये सब चीजों के लिए परेशान होना पड़ता होगा। अदर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस जो हैं वो क्या है, 80%, 80% फी डिस्काउंट मिलता है इनको पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। मान लीजिए कोई चीज डेवलप की, ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी जो है या फिर वो जो आइडिया है उसको आप पेटेंट कराना चाहते हैं, तो पेटेंट का भी रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी फी होती है। लेकिन स्टार्टअप्स को 80% तक का डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ में 50% रीबेट मिलता है फॉर ट्रेडमार्क फाइलिंग के लिए। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं जो किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है, ये बातें आपको पता होनी भी चाहिए। एडिशनली इट ऑफर्स द ऑप्शन ऑफ फास्टर एग्जिट रेगुलेशन। देखिए बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जब उनको लगता है कि भाई हम मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और बर्डन नहीं झेल सकते, तो वो मार्केट से एग्जिट करते हैं। तो एग्जिट फॉर्मेलिटीज भी बहुत यहाँ पर लिबरल है, ठीक है, बहुत ही आसान बनाई गई है। टू एनकरेज एन इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, इट हैज आल्सो डेवलप्ड द अटल इनोवेशन मिशन। देखिए यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई थी और इसके तहत एक स्कीम की, एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी जिसे बोलते हैं हम लोग सेतु प्रोग्राम। सेतु का फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इट्स पर्पस इज टू एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप कंपनीज, वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब्स एंड अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंडेवर्स इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस। तो देखा जाए सरकार के द्वारा इस पहल की बात करें तो ये काबिल तारीफ है। और ये जो आप हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ता और फलता फूलता देख रहे हैं, इसमें सरकार के द्वारा इस इनिशिएटिव का भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए देश में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के इंक्यूबेटर्स जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन में, साथ ही साथ में ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करने में, फिनेंस फंडिंग में। तो ये इंक्यूबेटर्स होते हैं जो इस प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। इट ऑफर्स स्टार्टअप कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, को वर्किंग स्पेसेस, लैब रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, मेंटोरिंग एंड एडवाइजरी सपोर्ट। तो ये सारे सपोर्ट्स किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ये जो इंक्यूबेटर्स या एक्सीलरेटर्स हैं प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा तैयार किए गए हैं। लेकिन स्टार्टअप्स के सामने कई प्रकार के चैलेंजेस भी आते हैं। अब इन चैलेंजेस को जो पार लगा गया वो अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश कर लेता है और उन स्टार्टअप्स के बारे में आप सभी जानते और सुनते रहते हैं। द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय, सबसे पहले तो प्लानिंग जो होती है बहुत बड़ा फैक्टर होती है। आपकी प्लानिंग क्या है, तो फेलियर टू प्लान अप्रोप्रिएटली। कई बार एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो अनरियलिस्टिक होती है। चांद पे जाकर हम एक नई कॉलोनी को डेवलप करेंगे, है ना, तो इस प्रकार की चीजें जो है थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नॉलेज एंड स्किल गैप, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए किसी स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास प्रॉपर
अपडेटेड टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज नहीं है, तो ये सब दिक्कत हो सकती है। टाइम मैनेजमेंट का इशू हो सकता है, लैक ऑफ लीडरशिप, फियर्स कंपटीशन मार्केट में हो सकता है, एक ही सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं, ठीक है। विनिंग ट्रस्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, कस्टमर जुड़ नहीं पा रहे हैं। हायरिंग सुटेबल कैंडिडेट्स, इसमें भी इशू आ सकते हैं। पार्टनरशिप डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योरिंग फंडिंग और साइबर सिक्योरिटी, ये सब साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। तो इस तरह से होप सो आप सभी साथियों को स्टार्टअप डेफिनेशन और उसके सारे बेनिफिट्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आपके सामने एक बार फिर से समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन फेज 1 फेज 2 बैच, तो आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर जो ऑफर शुरू किया गया था उसके तहत मात्र 1999 का मिल रहा है। इस ऑफर प्राइस के साथ अपने आप को आप एनरोल कर सकते हैं। प्रो प्राइस जो है वो 3499 है। एक बार मैं आपको सारी जानकारी दे दूं आप कैसे इस बैच के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। आपको सिंपली मोबाइल एप्लीकेशन, पीडब्ल्यू मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब के थ्रू अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सिंपली आप जब जाते हैं यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉर्नर पर बैच का ऑप्शन आता है, बैच पर क्लिक करिए। आपको बस बैच पर जाकर यहाँ पर क्लिक करना है समर्थ आरबीआई। जैसे आपने समर्थ आरबीआई क्लिक किया, आपके सामने देखिए समर्थ आरबीआई ग्रेड बी बैच ओपन हो गया है। अप टू 60% तक ऑफ चल रहा है मात्र 1999 में। आप इस बैच के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। अब आपको रेगुलर प्लान लेना है तो रेगुलर प्लान के साथ अपने आप को एनरोल कर लीजिए। प्रो प्लान लेना है तो प्रो के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। प्रो प्लान में आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मेंटरशिप मिलती है, 6 बुक सेट मिलते हैं, द्रोणा सेट। इसके अलावा आपको इंटरव्यू पास मिलता है, बैंकिंग खजाना मिलता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो नंबर ऑफ आपको वहां पर बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस, मॉक टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, मंथली करंट अफेयर्स और डीपीपी सॉल्यूशन अभी आपको अवेल हो रहा है मात्र 1999 में। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको पता चल चुके हैं। आपके बहुत सारे साथी जो बैंकर बन चुके होंगे, आपके रिलेटिव्स बैंकर्स होंगे, आप उनको जीआईबी और सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित एक सुझाव दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, जो हमारा प्लेटफॉर्म है जीआईबी सीआईबी वाला, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। जीआईबी और सीआईबी एग्जाम से संबंधित यूट्यूब सेशंस लगातार इन प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, लगातार रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं। इनके साथ वो जुड़कर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित बैंकिंग द्रोणा मॉड्यूल्स कॉम्बो सेट ऑफ 6 बुक बहुत ही इफेक्टिव बुक है और ये 1299 में उपलब्ध है आपके लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जे भास्कर सर। इसके साथ आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।